मैं और भनोट मारुति की पिछली सीट पर बैठ गए। नरेश भी हमारे पीछे ही आया था, मगर शक्ति ने उसे भगा दिया। बोला, यहाँ से दौड़ लगाते हुए जाओ भाया, खा खा कर तुम्हारे शरीर पर चर्बी चढ़ गई है, जरा दौड़ा करो। वो हकलाया, मुझे यहाँ जयकाल। शक्ति बोला, कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें जयकाल, और इंजन स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। नरेश कार के पीछे दौड़ रहा था। शक्ति ने रफ्तार बढ़ा दी। पहाड़ियों से निकलकर हम सड़क पर आ गए और शहर के पहले चौराहे पर जरा आगे निकलकर हमने कार छोड़ दी और पैदल चलने लगे। शक्ति ने कहा, अब क्या प्रोग्राम है गुरु? मैंने कहा, दीवान उदय सिंह का बंगला। मैं उसे बेखबरी में पकड़ना चाहता हूँ। नरेश 2-2.5 घंटों से पहले नहीं पहुंच सकेगा और मैं उसके आने से पहले पहले उदय सिंह से निपटना चाहता हूँ। शक्ति बोला, तो ठीक है, उस तरफ चलो। हम एक और सड़क पर मुड़ गए और मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए दिलवाड़ा रोड पर पैलेस होटल के सामने पहुंचने में 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। उस वक्त 9 बजे थे। होटल के सामने रौनक थी। हम पिछली सड़क पर आ गए और फिर पिछली गली में मुड़ गए। उस तरफ बहुत बड़े बड़े बंगले थे। वसी और इस कंपाउंड होने की वजह से हर 2 बंगलों के दरमियान इतना फासला बन गया था कि एक बंगले में कोई चीखता तो उसकी आवाज दूसरे बंगले में न जाती। दाईं तरफ तीसरे बंगले के गेट पर दीवान उदय सिंह के नाम की प्लेट लगी हुई थी। गेट पर कोई चौकीदार या दरबान वगैरह नहीं था। जो लोग खुद ही इतने खूंखार हों, उन्हें चौकीदारों की क्या जरूरत हो। भनोट को सड़क पर ही छोड़ दिया और फिर मैं और शक्ति मौका पाकर बंगले की दीवार पर चढ़कर अंदर कूद गए। ये कम से कम 10,000 मुरब्बा गज का प्लॉट था। बंगले की इमारत ऐन वस्त में थी। चारों तरफ लॉन था और लातादाद दरख्त भी थे। इमारत के सामने वाले लॉन में सिर्फ एक बल्ब रोशन था, जिस पर लगे हुए शेड ने उसकी रोशनी महदूद कर दी थी। दरमियान में एक हौज था जिसमें फव्वारा लगा हुआ था, लेकिन फव्वारा उस वक्त बंद था। बरामदे में भी मध्यम रोशनी का एक बल्ब जल रहा था। मैं और शक्ति चंद लम्हे अपनी जगह पर खड़े रहे। फिर दोनों ने पिस्तौल निकाल लिए और दरख्तों की आड़ लेते हुए आगे बढ़ने लगे। 9 बजे रात के इब्तिदाई हिस्से में किसी बंगले में इस तरह घुसना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन मैं हर तरह का खतरा मोल लेने को तैयार था। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी था कि बंगले में कितने अफराद थे। बंगले के पिछली तरफ पहुंचकर हम रुक गए। मैंने शक्ति को दाईं तरफ जाने का इशारा किया और उसे हिदायत कर दी कि जब तक कोई इमरजेंसी न हो, जो मेरा सिग्नल न मिले, वो उस वक्त तक कोई कार्रवाई न करे। इमारत के पिछली तरफ भी बरामदा था, लेकिन उस तरफ रोशनी नहीं थी। मैं दबे कदमों चलता हुआ बरामदे में पहुंच गया। दरवाजे पर हाथ रखा तो वो आवाज पैदा किए बगैर खुलता चला गया। मैंने अंदर दाखिल होकर बड़ी आहिस्तगी से दरवाजा बंद कर दिया और इधर उधर देखने लगा। ये तंग सी राहदारी थी और आगे गालिबन हॉल कमरा था, जहां मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था। कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैं दीवार के साथ लगकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा और राहदारी के इख्तिताम पर पहुंचा। दाईं तरफ भी कुशादा राहदारी थी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उस वक्त बंगले में 2-3 अफराद से ज्यादा नहीं थे, और वो भी गालिबन एक कमरे में ही थे, क्योंकि दाईं तरफ से बातों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने एक लम्हे को कुछ सोचा और अल्लाह का नाम लेकर उस राहदारी में मुड़ गया। उस बंगले में दाखिल होकर ओखली में सर तो दे दिया था, अब मूसलों से डरने का वक्त निकल गया था। मैं राहदारी में खुलने वाली उस कमरे की खिड़की के करीब दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। अंदर 3 अफराद थे, जिनमें एक औरत की आवाज भी शामिल थी। एक आदमी उस वक्त कह रहा था, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन मौका है रजनी, तुम सुंदरता में बेला से कम नहीं। वो कुतिया 1-1.5 महीने के लिए तो समझो बेकार हो गई। तुम पहले भी चंद रोज नागराज के पास रह चुकी हो। इस मौके से फायदा उठाओ और नागराज को मुट्ठी में लेने की कोशिश करो। लड़की की आवाज आई, बेला वहां से निकले तो मुझे नागराज के करीब जाने का चांस मिले ना। उस आदमी ने कहा, इसका बंदोबस्त मैं कर दूंगा। आज से 2 दिन के बाद तुम राणा पैलेस पहुंच जाओ। कई रोज से तुम नागराज की नजरों में नहीं आई हो। वो तुम्हें देखेगा तो नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। मैं कोशिश करूंगा कि बेला को 1-2 दिन के लिए वहां से हटा दिया जाए और तुम्हारे लिए ये मोहलत काफी होगी। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। उनमें भी आपस में अंदर ही अंदर एक दूसरे की काट हो रही थी। लड़की की आवाज आई, और उसका क्या होगा ठाकरे? ठाकरे का नाम सुनकर मैं चौंक गया। मर्द ने कहा, मेरी उससे बात हो चुकी है। नागराज के जाने के बाद हम भेरू को तलाश करेंगे। वो इस शहर में है, और पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे हाथ आ जाए तो भेरू तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठाकरे का काम सिर्फ भेरू को ठिकाने लगाना है। उसके बाद ठाकरे को हम ठिकाने लगा देंगे और फिर भेरू की दौलत होगी और हम होंगे। मैं दीवार के साथ चिपका खड़ा था। मेरा हाथ ऊपर उठ गया। मेरे सर के ऊपर दीवार पर एक पेंटिंग टंगी हुई थी। मेरा हाथ उस पेंटिंग से टकराया और वो पेंटिंग मेरे सर से टकराकर नीचे गिर गई। अंदर से दूसरे आदमी की आवाज आई, ए इधर कौन है? मैंने तेजी से एक तरफ दौड़ लगा दी। राहदारी के मोड़ पर घूम रहा था कि फायर की आवाज गूंजी। उस वक्त मेरा एक हाथ पीछे था। गोली मेरी दरमियान वाली उंगली के पोर को छूती हुई गुजर गई। मुझे यूं लगा जैसे दहकता हुआ अंगारा मेरी उंगली को छू कर गुजर गया हो। मैं मुड़कर दूसरी राहदारी में बरामदे वाले दरवाजे की तरफ दौड़ा।
उस लम्हे एक और फायर हुआ मगर मैं दरवाजे से निकल चुका था। बरामदे से तकरीबन 20 गज दूर एक दरख्त की आड़ लेकर मैंने फायर किया, लेकिन अंधेरे में चलाई हुई गोली जाया ही गई। अब दूसरा आदमी भी बाहर आ चुका था और वो ऑटोमेटिक राइफल से अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। कुछ गोलियां दरख्तों में पेवस्त हो रही थीं और कुछ सीधी निकल गईं। शक्ति भी मेरी तरफ आ गया और मुझसे चंद गज दूर एक दरख्त की आड़ से जवाबी फायरिंग करने लगा। फायरिंग की आवाज से दरख्तों पर अपने घोंसलों में सोए हुए लातादाद परिंदे शोर मचाते हुए दरख्तों के ऊपर ही मंडलाने लगे। मुझे शक्ति की आवाज आई, गुरु तुम पिछली तरफ की दीवार टाप कर निकल जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता शक्ति, तुम भी पीछे हटते रहो। शक्ति बोला, मेरी फिक्र मत करो, मैं निकल जाऊंगा, तुम पिछली दीवार के करीब पहुंचो। मैं इक्का दुक्का फायर करता हुआ पीछे हटने लगा। वो दोनों बरामदे के पिलर्स की आड़ में खड़े फायरिंग कर रहे थे। उनमें से किसी ने आगे आने की कोशिश नहीं की या वो खुद भी आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। मैं दरख्तों की आड़ लेता हुआ पिछली दीवार के करीब पहुंच गया। दीवार खासी ऊंची थी। मैं एक दरख्त पर चढ़कर दीवार पर उतरा और बाहर छलांग लगा दी। वो गली अगरचे कुशादा थी मगर रोशनी का इंतजाम नहीं था। सामने वाले रुख पर भी ऐसे ही बड़े बंगले थे मगर उनकी पुश्त उस तरफ थी, इसलिए उस तरफ सन्नाटा था। मैंने दीवार से कूद कर इधर उधर देखा और एक तरफ दौड़ लगा दी। तकरीबन 50 गज आगे जाकर मैंने पीछे देखा। एक और आदमी दीवार से कूदा। वो यकीनन शक्ति था। मैं एक बंगले की दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। चंद सेकंड बाद ही वो सीधा दौड़ता हुआ मेरे करीब पहुंचा। बोला, रुको नहीं गुरु, दौड़ते रहो। शक्ति की आवाज सुनकर मैंने एक बार फिर दौड़ लगा दी। बहुत जल्द हम उस गली से निकल गए और फिर 2-3 गलियां घूमकर हम वहां से बहुत दूर निकल चुके थे। मैं रुक गया। शक्ति बोला, हम अभी खतरे से बाहर नहीं हुए गुरु, वो दीवान साला बहुत हरामी है। उसने अगर पुलिस को फोन कर दिया तो इस इलाके को चारों तरफ से घेरे में ले लिया जाएगा। हम दोनों तेज तेज चलते रहे। शक्ति का ख्याल दुरुस्त निकला। चारों तरफ से पुलिस के सायरन की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन हम उस इलाके से बहुत दूर निकल आए थे और फिर एक तवील चक्कर काटते हुए हम शक्ति की खोली वाली इमारत की तरफ निकल आए। मैंने खंडरनुमा इमारत में दाखिल होते हुए कहा, कहीं भनोट फंस न गया हो। शक्ति बोला, वो बहुत अक्लमंद है, वो निकल गया होगा और थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने ही वाला होगा। हम दोनों खोली में आ गए। मधु चारपाई पर लेटी हुई थी, हमें देख कर उठ गई। शक्ति बोला, ए मधु, चाय बना कर ला जरा कड़क, खाली पीली सर दुखने लगा। मधु कमरे से निकल गई और तकरीबन 10 मिनट के बाद बगैर दूध के चाय बना कर ले आई। अभी हम चाय पी ही रहे थे कि बाहर तेज तेज कदमों की आवाज सुनाई दी और चंद सेकंड के बाद ही मिट्ठू शक्ति को आवाज देता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ रही थी। शक्ति ने उसे घूरा। बोला, क्या हुआ, तेरे चौखटे पे 12 क्यों बज रहे हैं? मिट्ठू को इस तरह बदहवास देखकर मेरा माथा भी ठनका। मिट्ठू बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए बोला, गुरु, भनोट को पुलिस ने पकड़ लिया है, वो उसे मारते हुए ले गए। शक्ति धाड़ा, क्या बकता है? उसने चाय की प्याली मेज पर रख दी। मिट्ठू बोला, मैं ठीक कहता हूँ गुरु, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पुलिस वाले उसे पहले होटल की किसी गली से पकड़कर मारते हुए ला रहे थे, फिर उसे जीप में बिठाकर ले गए। शक्ति बोला, ठीक है, तुम जाओ और दूसरे लोगों से भी कह दो कि वो अपने अपने ठिकानों पर चले जाएं। मिट्ठू फौरन ही बाहर भाग गया। शक्ति मेरी तरफ देखते हुए बोला, भनोट मजबूत आदमी है मगर पुलिस के पास जबान खुलवाने के बहुत से तरीके हैं, हमें ये खोली फौरन छोड़नी होगी। मैंने पूछा, कहाँ जाओगे? शक्ति ने कहा, बाहर निकलकर सोचेंगे। मैंने चाय की प्याली मेज पर रखते हुए कहा, मेरे पास एक जगह है, तुम लोग अपनी जरूरी चीजें समेट कर तैयार हो जाओ। मधु एक थैले में अपने कपड़े और जरूरी चीजें भरने लगी। शक्ति ने भी अपनी 1-2 चीजें उसमें डाल दी और हम खोली से बाहर आ गए। मधु ने ताला लगाकर चाबी थैले में डाल ली। उस खंडरनुमा इमारत से निकलकर हम गली में तेज तेज एक तरफ चलने लगे। ये इत्तेफाक था कि उस रोज मैंने रत्ना के मकान की चाबी जेब में रख ली थी और अब मैं उन्हें उस तरफ ले जा रहा था। मैं रास्ता भटक गया जिसकी वजह से अच्छा खासा वक्त जाया हुआ, लेकिन आखिरकार हम रत्ना के मकान वाली गली में पहुंच गए। मैंने जेब से कीरिंग निकाल कर बाहर वाले दरवाजे का ताला खोला और अंदर दाखिल होने के बाद पहले वो दरवाजा बंद किया, फिर आगे बढ़कर दूसरा दरवाजा खोल दिया। मधु बत्तियां जलाकर मकान का जायजा लेने लगी। रत्ना के बेडरूम में बिस्तर पर उसके कपड़े बिखरे हुए थे जिन्हें मधु समेट कर एक तरफ रखने लगी। उसने कपड़ों की तरफ देखते हुए मानी खेज अंदाज में कहा, ये तुम्हारा मकान है गुरु? मैंने कहा, ये मकान रत्ना का है और ये कपड़े भी उसी के हैं। मधु बिस्तर झाड़ने लगी। ये मकान कई रोज से बंद था और हर चीज पर गर्द पड़ी हुई थी। उसने एक मैले से कपड़े से कुर्सियां भी झाड़ दी। उस रात हम देर तक बैठे बातें करते रहे। शक्ति को भनोट की फिक्र थी। ये तो मैं भी देख चुका था कि वो बहुत मजबूत आसाब का मालिक है, लेकिन पुलिस की मार के सामने तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं। अगर पुलिस ने उसकी जबान खुलवा ली तो वो सब कुछ उगल देगा। ये परेशानी मुझे भी थी। अगर उसने बता दिया कि हम पैलेस होटल के हेड वेटर नरेश को अगवा करके ले गए थे और उससे क्या कुछ मालूम किया था तो बात सिर्फ पुलिस तक महदूद नहीं रहेगी।
नागराज और बेला को भी पता चल जाएगा कि मैं उनके करीब पहुंच रहा हूं। वो होशियार हो जाएंगे और अपना ठिकाना बदल देंगे। मैंने शक्ति से पूछा, राणा पैलेस कहाँ है? शक्ति बोला, उम्मीद भवन से जरा आगे बहुत बड़ी इमारत है, अंदर से कभी देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ, बाहर से तो कोई महल ही लगता है। मैंने कहा, कल हमें उस महल में दाखिल होना है। मैंने दीवान उदय सिंह के बंगले में उनकी कुछ बातें सुनी थी, जिनसे पता चला था कि नागराज और बेला उस राणा पैलेस में हैं। मैं चाहता हूं कि अब उन पर आखिरी और कारी जर्ब लगा दी जाए। अगर वो लोग वहां से भी निकल गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। शक्ति बोला, कल का इंतजार क्यों किया जाए, आज ही रात क्यों नहीं? चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, आज पुलिस दीवान उदय सिंह के मामले में उलझी हुई है। अगर नागराज वगैरह को पता चल भी गया होगा तो वो लोग सोच भी नहीं सकेंगे कि हम इतनी जल्दी उन पर चढ़ दौड़ेंगे। मैंने कहा, आज रात क्या तुम तैयार हो? वो बोला, मैं तो हर वक्त तैयार हूँ गुरु, तुम लोग इंतजार करो, मैं किसी सवारी का बंदोबस्त करके आता हूँ। ये कहकर वो मकान से निकल गया। शक्ति की वापसी तकरीबन आधे घंटे के बाद हुई। दरवाजे की बेल बजने से पहले मैंने किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनी। वो शक्ति ही था जो किसी की गाड़ी चुरा कर लाया था। बाहर निकलकर मैंने मकान को ताला लगा दिया और मैं मधु के साथ पिछली सीट पर बैठ गया। कार गलियों से निकलकर मेन रोड पर आ गई और तेजी से एक तरफ दौड़ने लगी। सड़क के दोनों तरफ ढलान थी जिसने सड़क ब्लॉक कर रखी थी। टॉर्च की सुर्ख रोशनी से कार को रुकने का इशारा किया जा रहा था। शक्ति बोला, आगे पुलिस है। मैं कार की रफ्तार कम कर रहा हूँ, तुम दोनों नीचे उतर कर टीलों में उतर जाओ। कार की रफ्तार हल्की हो गई। मैंने दरवाजा खोलकर छलांग लगाई और फिर मधु ने। हम ढलान पर झाड़ियों में लुढ़कते चले गए। मैंने मधु का हाथ पकड़ा और दोनों झुकते हुए तेजी से एक तरफ दौड़ने लगे। कार तकरीबन 100 गज आगे जाकर रुक गई और फिर चंद सेकंड के बाद ही पहले किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई और उसके फौरन बाद ही फजा गोलियों से गूंज उठी। उसके साथ ही चीख की आवाज सुनाई थी। मधु लड़खड़ा कर गिरी, उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। फजा में एक धाड़ती हुई आवाज सुनाई दी, उधर देखा है, वहां कार रुकी थी, भागो तलाश करो। और फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं मधु का हाथ पकड़कर तेजी से आगे भागता चला गया। फिर आवाज सुनाई दी, यहाँ इस तरफ झाड़ियों में देखो। और फिर झाड़ियों में ढलान पर 2 टॉर्चों की रोशनियां चमकती हुई दिखाई दी। मैंने इधर उधर देखा, दाईं तरफ 2 बड़े बड़े चट्टानी पत्थरों के दरमियान एक तंग सी दरार नजर आई। पहले मैंने मधु को अंदर धकेला और फिर खुद अंदर घुस गया। शुरू में वो दरार बहुत तंग थी, हम बमुश्किल अंदर घुस सके थे, लेकिन आगे जाकर काफी कुशादा थी। हम साइड पर होकर पत्थर से चिपक कर बैठ गए। मैंने दाएं हाथ में पिस्तौल संभाल लिया। वो लोग ढलान से आगे पत्थरों में आ गए और फिर उनके कदमों की आवाजें हमारे बिल्कुल करीब सुनाई देने लगी। मधु मेरे साथ जुड़ी बैठी थी, उसका जिस्म हौले हौले कांप रहा था। मुझे डर था कि कहीं खौफ की शिद्दत से वो चीख न उठे। मैंने उसे अपने साथ लिपटाकर एक हाथ से उसका मुंह दबा दिया। कदमों की आवाजें उन पत्थरों के बिल्कुल सामने सुनाई देने लगी और फिर टॉर्च की तेज रोशनी देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। टॉर्च की रोशनी रेंगती हुई दरार की तरफ बढ़ रही थी और फिर वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी। मैंने नजरें हटाकर देखा तो मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मधु का एक पैर दरार के ऐन सामने फैला हुआ था और दरार के किनारे पर रेंगती हुई टॉर्च आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ रही थी। मैंने पिस्तौल वाला हाथ आगे बढ़ाकर मधु का पैर बड़ी आहिस्तगी से पीछे खींच लिया और ठीक उसी वक्त रोशनी की धार उस जगह से होती हुई दरार में आगे तक चली गई। उस वक्त मैंने मधु की तरफ देखा। गुज़श्ता रात प्रेम पहाड़ी पर भी उसने बड़े हौसले का सबूत दिया था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल कुछ और थी, निहायत नाजुक और संगीन। हम उस वक्त एक ऐसे बिल में थे जहां अगर हमें देख लिया जाता तो ऑटोमेटिक राइफलों का एक ही ब्रस्ट हमारी जिंदगियों का खात्मा कर देता और हमें अपनी जगह से हरकत करने की मोहलत भी न मिलती। रोशनी अब उस दरार के मुख्तलिफ समतों में रिंग रही थी। उसके साथ कदमों की आवाजें भी सुनाई देने लगी। उनके पैरों के नीचे आने वाले छोटे छोटे पत्थर लुढ़क रहे थे। सन्नाटे में उनके कदमों की और पत्थरों के लुढ़कने की आवाज भी बड़ा खौफनाक तासुर पैदा कर रही थी। वो हमसे तकरीबन 10-12 गज दूर जा चुके थे। मधु अब भी मुझसे लिपटी हुई थी। मैंने उसके कान के करीब मुंह ले जाकर सरगोशी की। सुनो, अपने हवास काबू में रखना, तुम्हारे मुंह से कोई आवाज नहीं निकलनी चाहिए। कदमों की आवाजें अब खासी दूर चली गई थी। मैं रेंगता हुआ दरार के दहाने की तरफ बढ़ने लगा। वो दरार वाकई बहुत तंग थी। मेरी कमर और सीना दब रहा था। मुझे हैरत थी कि हम पलक झपकने की देर में इसमें दाखिल कैसे हो गए थे, लेकिन फिर ख्याल आया कि मौत का खौफ बाज़ औक़ात नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। उस वक्त हमारे जहनों पर भी मौत का खौफ सवार था। इस दरार में घुसते वक्त भी सीने और कमर पर दबाव पड़ा होगा, मगर उसका एहसास नहीं हुआ। और अब जबकि मौत का खौफ किसी हद तक ज़ाइल हो गया था तो बहुत मामूली सी तकलीफ भी पूरी शिद्दत से अपना एहसास दिला रही थी। मैंने दरार से बाहर निकलकर जमीन से उठे बगैर इधर उधर देखा।
तकरीबन 20-25 गज आगे वो मुख्तलिफ समतों में टॉर्च की रोशनियां दिखाई दे रही थी। ये इत्मीनान करने के बाद कि उस तरफ कोई नहीं था, मैंने दराड़ की तरफ मुंह करके सरगोशी की। आओ मधु, बाहर आ जाओ। अंदर मधु के रेंगने की आवाजें सुनाई दी और फिर ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे वो कराह रही हो। मैंने पूछा क्या हुआ। मधु ने कराहते हुए कहा, ये दराड़ तंग हो गई है, शायद मुझसे निकला नहीं जा रहा, फंस गई हूं। उसकी आवाज भी सरगोशी से ज्यादा नहीं थी। मैंने कहा, दराड़ तंग नहीं हो गई, तुम सीधी आने की कोशिश कर रही हो, जरा आड़ी होकर निकलो। मधु ने कहा, आड़ी तो हूं। मैं उसे हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा। मधु जैसे चक्की के 2 पार्टों में फंस गई थी, लेकिन बहरहाल वो बाहर आने में कामयाब हो गई। मैंने इशारे से कहा, वो लोग उस तरफ हैं, हमें दूसरी तरफ से निकलना होगा, उन पत्थरों के पीछे। वो बोली, शक्ति कहाँ है? उसका सवाल सुनकर मैं कांप उठा। हमारे छलांग लगाने के बाद तकरीबन 100 गज आगे जब कार रुकी थी तो उसके थोड़ी ही देर के बाद गोली चलने और किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी थी। गोली किस पर चलाई गई थी और वो चीख किसकी थी? मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन बहरहाल एक बात तय थी कि अगर वो जिंदा था तो पुलिस के शिकंजे में जकड़ा जा चुका था। मैंने सरगोशी में कहा, बातों का वक्त नहीं है, यहाँ से निकलो तो बाद में शक्ति के बारे में सोचेंगे। मधु इस मर्तबा खामोश रही। हम उन दोनों चट्टानी पत्थरों के पीछे आ चुके थे। दूसरी तरफ जरा सा नशेब था और फिर एक टीले की चढ़ाई थी। उस टीले पर भी जाबजा बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। हम ऊपर एक चट्टानी पत्थर के करीब पहुंचे तो एक पत्थर मधु के पैर के नीचे से खिसक गया। उसके साथ ही मधु के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। अगर मैं फौरन ही उसका हाथ न पकड़ लेता तो वो ढलान पर लुढ़क जाती। वो पत्थर हजम में 2 ईंटों के बराबर था, जो ढलान पर लुढ़कता हुआ दूसरे छोटे छोटे पत्थरों को भी साथ ले जा रहा था। मधु की चीख और पत्थरों के लुढ़कने की आवाज सन्नाटे में दूर तक फैल गई। एक भारी आवाज गूंजी, वो उस तरफ, भागो, वो उस तरफ है। एक और आवाज मेरे कान से टकराई, वो तो किसी छोकरिया की चीख थी हुक्म। पहली आवाज ने कहा, हो सकता है उसके साथ कोई और भी हो, भागो। ये दोनों आवाजें हमसे तकरीबन 70-80 गज के फासले पर थीं। मैंने मधु का हाथ पकड़ा और टीले पर तेजी से एक तरफ दौड़ने लगा। हमारे हक में एक अच्छी बात यह थी कि उन टीलों पर जगह जगह बड़े बड़े पत्थर फैले हुए थे और हम उनकी आड़ लेकर दौड़े आ रहे थे। दफतन फायर की एक आवाज गूंजी और मधु किसी पत्थर से ठोकर खाकर लड़खड़ाई, मगर मैंने फौरन ही उसे संभाल लिया। मधु बुरी तरह कांप रही थी। मैंने इधर उधर देखा और उसे लेकर एक बड़े पत्थर की आड़ में खड़ा हो गया। मधु पत्थर से टेक लगाकर अपने सांस पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। मैंने पत्थर की आड़ से झांक कर देखा। तकरीबन 40 गज के फासले पर एक आदमी हमारी तरफ आ रहा था। मैं उसकी शक्ल तो नहीं देख सकता था, लेकिन उसके हाथ में जलती हुई टॉर्च की रोशनी के पसे मंजर में वो खासा तवील लग रहा था। या तो वो अहमक था कि उसने टॉर्च रोशन कर रखी थी, या उसे यकीन था कि वो सिर्फ उस छोकरिया के पीछे जा रहा है। और जाहिर है उसे ये यकीन भी रहा होगा कि वो छोकरिया गैर मुसल्ला है और अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है। मैंने पिस्तौल वाला हाथ आगे निकाल लिया और निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। फायर की आवाज और उसके साथ ही सन्नाटे में उस आदमी की चीख भी गूंजी। गोली गालिबन उसकी टांग में लगी थी। वो नीचे गिर गया। टॉर्च भी उसके हाथ से छूटकर लुढ़कती हुई दूर जा गिरी। वो अभी तक जल रही थी और उसकी रोशनी मुखालिफ समत में थी। मैंने मधु का हाथ पकड़ा और एक बार फिर दौड़ लगा दी। उन्हें पता चल गया था कि वो छोकरिया अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई और भी था जो मुसल्ला था। अब वो पहले की तरह बेधड़क होकर हमारे पीछे नहीं आएंगे। ये गोया हमारे लिए मोहलत थी और मैं इस मोहलत से फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा दूर निकलना चाहता था। टीलों पर उतरते चढ़ते हुए मधु एक बार फिर लड़खड़ाई। अब हमारे पीछे कोई नहीं था। आवाजें उस तरफ से आ रही थी जहां उस पुलिस वाले को गोली लगी थी। उसके बाद से वो मोहतात हो गए थे और इसी मोहतात हो जाने से हमें वहां से दूर निकलने का मौका मिल गया था। अगरचे अभी तक हम लोग खतरे की हुदूद से नहीं निकले थे, लेकिन मेरे ख्याल में अब हमें इस तरह भागने की जरूरत नहीं थी। मधु की वजह से चंद सेकंड रुकना पड़ा और फिर हम तेज तेज चलने लगे। मैंने अब भी मधु का हाथ पकड़ रखा था। आखिरकार हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां नशेब में शहर की रोशनियां दिखाई दे रही थी। मैं उन रोशनियों की तरफ देखते हुए अंदाजा लगाने लगा कि हम इस वक्त कहां खड़े हैं, और आखिरकार होटल हिल्टन का नियॉन साइन देखकर मैं कुछ अंदाजा लगाने में कामयाब हो गया। शक्ति जब हमें लेकर रवाना हुआ था तो उम्मीद भवन तक पहुंचने के लिए हमें शहर के पास बारौनक इलाकों में से गुजरना पड़ा था, जबकि दीवान उदय सिंह के बंगले पर हमले और भनोट के पकड़े जाने के बाद शहर में जगह जगह चेकिंग शुरू हो गई थी। दीवान उदय सिंह गालिबन बहुत ज्यादा बाअसर आदमी था। उसके फोन करते ही पुलिस की पूरी मशीनरी हरकत में आ गई थी, जिसके नतीजे में भनोट पकड़ा गया और भी बहुत से बेगुनाह गिरफ्त में आए होंगे। शक्ति भी हमें लेने के बाद शहर की तरफ से इसलिए नहीं निकला था कि कहीं धर न लिए जाएं। वो कार को शहर के निवाह में पहाड़ियों के बीच इस सड़क पर ले आया था
जो आगे जाकर अहमदाबाद की तरफ जाने वाली सड़क से जा मिलती थी। लेकिन उससे पहले वो मोड़ था जहां से एक सड़क उम्मीद भवन को जाती थी। शक्ति उस तरफ से जाना चाहता था, लेकिन उस मोड़ पर पुलिस पार्टी खड़ी थी। शक्ति ने अक्लमंदी की थी कि कार की रफ्तार हल्की करके हमें उतरने का मौका दे दिया था और खुद सीधा पुलिस के हाथों में चला गया था। वहां एक गोली चली थी और आवाज किसी के चीखने की सुनाई दी थी। ये अंदाजा लगाना दुश्वार था कि गोली किसने चलाई थी और चीखा कौन था। बहरहाल ये तयशुदा बात थी कि अगर वो जिंदा पुलिस के हाथ आया था तो भी उसका बचना या उसे बचाना बहुत मुश्किल था। मैंने मधु से कहा, वो होटल हिल्टन का नियॉन साइन नजर आ रहा है, हमें उस होटल के दूसरी तरफ जाना है, वहां से मैं रास्ते का सही तयन कर सकूंगा। वो बोली, मैं समझ नहीं सकी कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। रत्ना का मकान तो यहाँ से ज्यादा करीब है। मैंने कहा, अब हम उस मकान का रुख नहीं कर सकते। पहली बात तो यह है कि उसकी चाबियों का की रिंग भाग दौड़ में कहीं गिर गया है, और दूसरी सबसे अहम बात यह कि शक्ति पुलिस की हिरासत में है। हो सकता है वो पुलिस को उस मकान के बारे में बता दे, इसलिए वहां जाना अब खतरे से खाली नहीं। मधु ने कहा, शक्ति बहुत मजबूत है, वो जान दे देगा मगर जबान नहीं खोलेगा। मैंने कहा, बिल्कुल यही अल्फाज शक्ति ने भनोट के बारे में कहे थे, लेकिन मैं कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं हूँ।